नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा एवं सिविल सर्विसेज यूपीएससी की मुख्य परीक्षा का ये टॉपिक सिटीजन चार्टर गवर्नेंस से जुड़ा हुआ टॉपिक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सिटीजन चार्टर शब्दावली का प्रयोग 1991 में ब्रिटेन में जॉन मेजर सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जब उन्होंने एक वाइट पेपर जारी किया था। और 91 के समय में आप सबको पता है तो न तो आपका सूचनाओं का डिजिटलाइजेशन था, न ही उत्तर भारत में आरटीआई था, और न ही किसी प्रकार का बहुत अधिक ऑनलाइन या वेबसाइट डिपार्टमेंट की वेबसाइट का उल्लेख होता था। उस समय ब्रिटेन ने सिटीजन चार्टर शब्द का प्रयोग किया और सिटीजन चार्टर को लागू कराने की कोशिश की। ये गुड गवर्नेंस से जुड़ा हुआ था, जिसे हम गुड गवर्नेंस में बोलते हैं कि अगर शासन और प्रशासन की कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, अगर उन विशेषताओं को पूरा करता है शासन और प्रशासन, तो ये माना जाता है कि वह शासन नागरिक केंद्रित है, सेंटर ओरिएंटेड है, आपका सिटीजन सेंट्रिक है। और सिटीजन सेंट्रिक होने के लिए उसकी विशेषताओं में पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिवनेस, आपका कस्टमर ओरिएंटेड, साथ ही साथ रूल्स ऑफ लॉ। अगर इन नियमों को, इन सिद्धांतों को पालन करता है कोई भी शासन, तो उसे गुड गवर्नेंस कहा जाएगा। तो इसी गुड गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए जॉन मेजर सरकार ने 1991 में सिटीजन चार्टर लेके आई। और सिटीजन चार्टर का उद्देश्य यह था कि हम नागरिकों को जो भी सुविधाएं दे रहे हैं, जिस स्टैंडर्ड की दे रहे हैं, जो उसका प्रोसीजर है, जो और उसमें से कौन कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, कैसे शिकायतों का निवारण होगा, इन सब चीज़ों को प्रत्येक विभाग या सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने देश के नागरिकों तक पहुंचाया जाए, जिससे कि प्रत्येक नागरिक को ये पता हो कि कौन सी सुविधा, कौन सा लाभ, कौन सा सेवा किस विभाग के द्वारा दिया जाएगा, कितने समय में दिया जाएगा, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, जिससे कि पारदर्शिता होगी, मनमानी में कमी होगी, जवाबदेही निर्धारित होगी और नागरिकों का प्रशासन में पार्टिसिपेशन भी होगा। और परिणाम स्वरूप जो गवर्नमेंट होंगे, डिपार्टमेंट होंगे गवर्नमेंट के, वो एफिशिएंट भी हो जाएंगे, इफेक्टिवनेस भी हो जाएंगे, क्योंकि उनको परिणाम देना उनकी मजबूरी हो जाएगी। ठीक है, भ्रष्टाचार में भी कमी होगी। तो कभी कभी पीसीएस और आईएएस के मेंस क्वेश्चन में आता है कि सिटीजन चार्टर ने गुड गवर्नेंस को बढ़ावा दिया, टिप्पणी कीजिए। यह आएगा कि पारदर्शिता, जवाबदेही तथा दक्षता को सुदृढ़ बनाने में सिटीजन चार्टर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं सिटीजन चार्टर और गुड गवर्नेंस को मिलाकर। तो देखिए, सब अब आपके स्क्रीन सामने देखिए, सिटीजन चार्टर को मैंने डिफाइन किया है और DARPG के द्वारा ये डिफिनीशन है। DARPG का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन में सब कुछ विस्तार से नहीं लिख सकता हूँ, और इसी एक ही स्क्रीन में मैंने पूरा सिटीजन चार्टर का उल्लेख कर दिया है। DARPG का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ठीक है, प्रशासनिक सुधार एवं नागरिक शिकायत विभाग भारत सरकार का है। उन्होंने सिटीजन चार्टर को डिफाइन करते हुए कहा है कि सिटीजन चार्टर एक दस्तावेज है जिसमें किसी संगठन द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं, सेवा मानकों और सेवा प्राप्त की प्रक्रिया, उत्तरदायित्व और शिकायत निवारण की जानकारी दी जाती है। इन शब्दों का इस्तेमाल करके एक प्रकार से उन्होंने सिटीजन चार्टर की विशेषताएं भी बता दिया है कि नंबर एक, तो जब विशेषताओं को लिखिएगा तो आप बताइएगा सिटीजन चार्टर एक डॉक्यूमेंट है, मीन्स दस्तावेज है। यह सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ है, संगठन का मतलब सरकारी विभाग। नागरिकों को दी जाने वाली सेवा, ये वो विभाग कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करता है, प्रत्येक विभाग को अपने विभाग की वेबसाइट में
और जब विभाग की वेबसाइट नहीं बनी होती थी तो अपने विभाग के बाहर बोर्ड में लिखना पड़ता था कि यह विभाग कौन कौन सी सेवाएं देता है, जनता को पता रहे कि यहाँ पर कौन कौन सेवाएं मिलती हैं सरकारी। दूसरी बात, सेवा मानक, स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज। सिटीजन चार्टर में सेवा के मानक बताने पड़ेंगे कि किस स्टैंडर्ड की सेवाएं दी जाएंगी, कितने समय में दी जाएंगी, क्या प्रक्रिया होगा, सेवा प्राप्त की प्रक्रिया। अगर आपको कोई सेवा चाहिए उस विभाग से तो क्या प्रक्रिया होगी, क्या उसकी फीस होगी, ऑनलाइन प्रक्रिया होगी, ऑफलाइन प्रक्रिया होगी। अगर ऑफलाइन प्रक्रिया होगी तो विभाग के किस कक्ष में किस अधिकारी से मिलना पड़ेगा, कितनी फीस देनी पड़ेगी, इसके पूरा प्रक्रिया आपको लिखना पड़ेगा अपने विभाग के वेबसाइट में, या वेबसाइट नहीं बनी है तो विभाग के बाहर बिल्कुल से ग्लोसाइन या बड़े बोर्ड में या दीवार में पेंट करके आपको लिखना पड़ेगा। इस चीज का उल्लेख किया गया था। तीसरी बात, उत्तरदायित्व। अगर आपको सेवा नहीं मिलती है तो कौन इसका जिम्मेदार होगा, आपको अपनी शिकायत करनी है तो किसके पास करनी होगी, किस तरीके से शिकायत करनी होगी, कौन इसके लिए जवाबदेह अधिकारी होगा, ये सिटीजन चार्टर का पार्ट है। शिकायत निवारण की जानकारी, फिर वही बात आ गई कि आपको अगर शिकायत, आपको जो आपने सेवाएं मांगी थी अगर उस स्टैंडर्ड की नहीं सेवा मिली है, समय से नहीं मिली है, किसी व्यक्ति ने जिम्मेदारी नहीं लिया है, कोई जानकारी नहीं दिया है, तो आप शिकायत किस प्रकार से करेंगे इसका उल्लेख होना चाहिए। क्योंकि अब आप देखते हैं कि ये बाहर विभागों के बाहर नहीं लिखा रहता है। एक समय में जब भारत सरकार ने इसको लागू किया था 1997 में, तो उसके बाद और जब ITI आया था तो आप लोगों ने देखा होगा कि प्रत्येक विभाग में, चाहे तहसील हो, जिला कार्यालय हो या विभिन्न विभागों कार्यालय में एक शासनादेश जारी किया गया था और ये बताया गया था कि सभी विभाग या सभी कार्यालय जो भी सेवाएं देते हैं उसके बारे में सिटीजन चार्टर अपने कार्यालय के बाहर एक बोर्ड में या दीवार में लिखवाएंगे। लेकिन धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन का समय आ गया, आपका ई-गवर्नेंस का समय आ गया, हर चीज़ें अब ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो अब ये सब चीज़ें ऑनलाइन विभाग की वेबसाइट में ऑनलाइन दिया जा रहा है। ठीक है, उनका सिटीजन चार्टर, जैसे विभाग आप खोलेंगे किसी भी डिपार्टमेंट की वेबसाइट तो विभाग क्या काम करता है, उसकी जिम्मेदारियां क्या है, जवाबदेही क्या है, कौन कौन सी सेवाएं देता है, सेवाएं प्राप्त करने के तरीके क्या हैं, सब आपकी वेबसाइट के पहले ही आइकॉन में सब लिखे रहते हैं। तो ये सिटीजन चार्टर का पार्ट है। तो सिटीजन चार्टर प्रशासनिक सुधार का एक प्रभावी माध्यम है। इसका उद्देश्य क्या था, ये प्रशासनिक सुधार करना, जनता को, भारत नागरिकों को वो समझ सुविधाएं जो सरकार प्रदान करती हैं उनको उसके बारे में पारदर्शिता के तरीके से और भागीदारी के तरीके से, दक्षता के तरीके से उनको सूचनाएं मिलती रहें, जिससे भ्रष्टाचार न पनपे, आम आदमी को स्पष्ट रूप से सब जानकारी मिले कि सूचना को, इस सेवा को प्राप्त करने का सहज आसान तरीका क्या है और सरकार ने उनके लिए क्या क्या सुविधाएं दे रखी हैं। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं, क्योंकि जब मैंने आपको परिभाषा बताया तो उसी से विशेषताएं क्लियर हो गई। नंबर 1, उपयोगकर्ता केंद्रित दृष्टिकोण। उपयोगकर्ता केंद्रित मतलब यूजर सेंट्रिक। जो जिस व्यक्ति को सेवा चाहिए, जिस व्यक्ति को जानकारी चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए यह चार्टर बनाया गया है। ये किसी प्रकार से सरकारी विभाग या सरकार अपने बचाव के लिए नहीं इस चार्टर को बनाया है, बल्कि नागरिकों को सुविधा देने, सेवा देने के लिए बनाया गया है। तो सारी जो भी समस्याएं होंगी या किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी संदेह होगा, तो उसे निवारण करने का अधिकार नागरिक को होगा। तो इसलिए कहा गया है कि उपयोगकर्ता केंद्रित दृष्टिकोण है। जो इस सिटीजन चार्टर का, जो सेवा का उपयोग करेगा, उसको उस पर फोकस रहेगा, उसको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो पहला दृष्टिकोण तो ये हो गया। दूसरा, सेवा मानक। एक एक सेवा, जो विभाग जो काम करता है, मान लीजिए कोई विभाग है ना, नगर निगम है, तो नगर निगम नागरिकों को क्या क्या सेवाएं देता है उसके वेबसाइट में होगा। आपको जलकर जमा करना है तो क्या प्रक्रिया है, आपको अगर मकान का नंबर लेना है तो क्या प्रक्रिया है, आपको साफ सफाई करानी है तो उसकी क्या प्रक्रिया है, आपको उसका समन कराना है किसी शुल्क का तो क्या प्रक्रिया। तो सेवा मानक स्पष्ट होंगे, कितने दिनों में होंगे, कितने दिनों में आपका सर्वे होगा, एक एक चीज का सेवा मानक लिखा होगा। ऐसे नंबर 3, समयबद्ध सेवाएं।
टाइम बाउंड, क्लियर बात है। सिटीजन चार्टर हमको समयबद्ध कर देता है। हर सरकारी विभाग को बताना पड़ता है कौन सी सेवा को प्राप्त करने का कितना समय निर्धारित है विभाग के द्वारा। आप देखिएगा, आपने पढ़ा भी होगा कि इस विभाग में इतने इतने दिनों का समय निर्धारित किया गया है। कौन सी पत्रावली कितने दिनों में किसके पास पहुंचेगी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी निर्धारित है कि कितना समय कौन पत्रावली रखी जाएगी। तो ये एक प्रकार का लोक गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है। शिकायत निवारण तंत्र, सिटीजन चार्टर यह भी बताता है कि आपको अगर कोई सेवा देने में विलंब हो रहा है तो आप शिकायत करिए। कैसे शिकायत करिए, पूरी प्रक्रिया वेबसाइट में लिखा होगा, या उस विभाग से आप मांगेंगे कि अपना सिटीजन चार्टर दीजिए तो देना पड़ेगा। सिटीजन चार्टर का मतलब यही है कि वो विभाग, कोई विभाग, सरकार क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है, कितनी दर पे कर रही है और कितने समय पे उस काम को कर रही है, ये जानकारी पाने का अधिकार आपके नागरिक को है, सिटीजन को है। तीसरी बात, पारदर्शिता एवं जवाबदेही। सीधी सी बात है कि जब आप सिटीजन चार्टर लागू करेंगे, विभाग में आप एक एक काम बता देंगे, विभाग का जिम्मेदार व्यक्ति बता देंगे कौन है, शिकायत करने का तरीका बता देंगे, स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज को बता देंगे, तो स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, ठीक है, चोरी नहीं होगी, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा नागरिक को। नागरिक के पास पूरा वेबसाइट से निकाला हुआ एक तरीका है और उसी के आधार पर शिकायत कर देगा, ठीक है। तो ये पारदर्शिता होगी और जवाबदेही लेनी पड़ेगी। जवाबदेही का मतलब जो व्यक्ति जिस काम के लिए जिम्मेदार है अंतिम रूप से वो उसके प्रति उत्तरदायी होगा अगर उस स्टैंडर्ड से उस समयावधि के अंतर्गत उस क्वालिटी के अनुसार नहीं मिलता है। ये नागरिक की जागरूकता पर निर्भर करता है, ठीक है, कि वो पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करा सके। नंबर नेक्स्ट, सतत सुधार एवं निष्पादन मूल्यांकन। इसकी एक विशेषता यह भी है कि अगर सिटीजन चार्टर से कोई समस्या पैदा हो रही है, नागरिकों के फीडबैक लिए जाते हैं, क्योंकि उसमें फीडबैक का भी उल्लेख होता है कि आप अपना फीडबैक दीजिए। आप देखिए आईजीआरएस में जब शिकायत करता है कोई व्यक्ति, तो शिकायत का निवारण करता है तो उसके बाद भी फीडबैक का रहता है। ये नहीं कि वो पोर्टल बंद हो गया। अगर फीडबैक में कहता है कि सूचना को सही तरीके से नहीं दिया गया, जो मैंने शिकायत की गई थी वो पूरी नहीं की गई है, अगर वो असंतुष्ट है तो सिटीजन चार्टर ये कहता है कि सतत सुधार, पुनः उस विभाग के पास चला जाएगा कि सिटीजन हमारा जो है नागरिक है वो अभी संतुष्ट नहीं है, और उन्हीं सूचनाओं को फिर मूल्यांकन किया जाएगा कि विभाग जनता की समस्याओं का किस प्रकार से निराकरण कर रहा है, क्या वास्तव में कर रहा है या केवल जलेबी की तरह घुमा रहा है, यानी कि उसको केवल समस्या का निदान लिख तो दे रहा है लेकिन वास्तविक स्थिति में समस्या का निदान उस तक पहुंच ही नहीं रहा है, कागजों में पहुंचा दिया, वास्तविक स्थिति में नहीं पहुंच रहा। तो आपका सतत सुधार एवं निष्पादन मूल्यांकन पता चलेगा। अगला विशेषता है अधिकार आधारित दृष्टिकोण। ये राइट बेस्ड अप्रोच है। सिटीजन चार्टर किसी का मोहताज नहीं है, सिटीजन चार्टर एक अधिकार है, नागरिक का अधिकार है, नागरिक का सिद्धांत है, नागरिक का कानून है। क्योंकि ब्रिटेन में शब्द ये इजाद किया गया था, इसलिए चार्टर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगर हिंदुस्तान ने इसी शब्द का इस्तेमाल किया होता तो सिटीजन राइट होता, ठीक है, सिटीजन राइट हम कहते हैं इसको। तो इसको आप सिटीजन चार्टर को सिटीजन राइट ही मान लीजिए कि सिटीजन के क्या अधिकार हैं। सरकारी विभागों, सरकारी धन से संचालित संस्थाओं या संगठनों से सूचना प्राप्त करने, सेवाएं प्राप्त करने, जानकारी प्राप्त करने के क्या अधिकार हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसीलिए लोक गारंटी अधिनियम 2011 का निर्माण किया था, जिसके आधार पर आईजीआरएस, आपका आरटीआई या हर विभाग में जो विभाग सुविधाएं दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, उनसे सूचना, उनकी सूचनाओं की गुणवत्ता, सेवाओं की गुणवत्ता, जिम्मेदारी, जवाबदेही पूछने का अधिकार उनको मिल रहा है। अब आता है कि समस्याएं, कुछ समस्याएं भी है, कानूनी बाध्यता नहीं है। सिटीजन चार्टर में कानूनी बाध्यता नहीं है। अगर आप शिकायत करने वाले को अगर ना आप सूचना समय से उपलब्ध कराएं तो ये नहीं है कि उसके विरुद्ध, आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि ये उल्लेख सिटीजन चार्टर में उल्लेख नहीं किया है। लेकिन भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने सिटीजन चार्टर से आगे चलकर हर चीज में कानूनी बाध्यता बना दिया है। सिटीजन चार्टर में कानूनी बाध्यता नहीं थी, लेकिन पोर्टल के माध्यम से, फीडबैक के माध्यम से आप पर सरकारी विभाग के आप कर्मचारी अधिकारी हैं तो आप जवाबदेही से बच नहीं पाएंगे। तो फिर कानूनी बाध्यता यही होगी, जो एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई जो नियमावली है वो लागू हो जाएगी।
क्योंकि ये आपके पद की जिम्मेदारी है कि आप ये सेवाएं, ये आप गुणवत्ता और ये आपका जो अपेक्षा की जाती है पारदर्शिता, ईमानदारी, ये आप प्रदर्शित करें। नागरिक सहभागिता में कमी, ऑनलाइन प्रणाली होने के कारण, फीडबैक की कमी होने के कारण नागरिक सहभागिता की कमी है, लेकिन हम इसका भी निराकरण करके बता सकते हैं कि अब नागरिक सहभागिता है, क्योंकि नागरिक से फीडबैक लिया जाता है, नागरिक शिकायत कर रहा है, नागरिक सुझाव दे रहा है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि नागरिक सहभागिता की कमी है। शुरुआती दौर में सिटीजन चार्टर जब लागू किया गया तो ये जरूर था। निगरानी मूल्यांकन की कमजोरी, अभी भी सिटीजन चार्टर में जो, अगर हम सिटीजन चार्टर को लें तो सिटीजन चार्टर में निगरानी मूल्यांकन नहीं किया जाता है, केवल वो अपनी घोषणा करके विभाग इतनी कर लेता है। कर्मचारियों में जागरूकता में कमी, विभाग के कर्मचारियों को स्वयं नहीं पता होता है कि उनके विभाग का क्या सिटीजन चार्टर है, उनके विभाग का काम क्या है, उनकी विभाग कौन कौन सी सेवाएं कितने समय में देता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सिटीजन चार्टर के बारे में कर्मचारियों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, उनको बताया नहीं जाता है कि आपका विभाग का सिटीजन चार्टर लागू है, वेबसाइट में है, इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, आपको समयबद्ध तरीके से ये सूचनाएं देनी है। नागरिकों को जानकारी का अभाव, नागरिकों को खुद नहीं पता है सिटीजन चार्टर के बारे में, प्रचार प्रसार नहीं होता है, किसी भी समाचार पत्र माध्यम से, पेपर के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, ये अधिक से अधिक इसका होना चाहिए। जितने भी लोक सेवा विभाग हैं उनके द्वारा एफएम के माध्यम से, आपका पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से अधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए सारे विभागों के सिटीजन चार्टर को पब्लिश करके। चार्टर का सतही और स्पष्ट निर्माण, कभी कभी विभाग क्या होता है कि जैसे कि आदेश जारी हो गया कि प्रत्येक विभाग चार्टर बनाए, तो वो उसी जो एक प्रकार का फ्रेमवर्क होता है, प्रोफार्मा होता है, उसी में वो स्पष्ट जानकारी करते हुए अपनी इत्सरी कर लेता है और एक प्रकार का सिटीजन चार्टर बना देता है। उस पर बहुत मेहनत नहीं करता है, विभाग पर शोध अध्ययन नहीं करता है। जवाबदेही की स्पष्टता, सिटीजन चार्टर में बहुत जगहों पर जवाबदेही नहीं है, ठीक है। सिटीजन सेवा वितरण और चार्टर की संगति, चार्टर में तो लिखा कुछ जा रहा है, वो विभाग सेवा कुछ दे रहा है, तो ये एक प्रकार से डिस्क्रिपेंसी है। तो देखना चाहिए कि चार्टर जो है बहुत ही स्पष्ट बनाया जाना चाहिए, चार्टर में उन्हीं बातों का उल्लेख होना चाहिए जो वो सेवा दे सकते हैं। अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, आदर्श नहीं होना चाहिए, आप सेवा दे ना पाएं और आदर्श लिख दें चार्टर में। डिजिटल एकीकरण की कमी, अब देखिए ये तो समस्या दूर हो चुकी है, 1991 में समस्या रही होगी, अब तो हर योजना का, हर विभाग का डिजिटलीकरण हो गया है, विभाग की वेबसाइट है, सारी सूचनाएं हैं, ठीक है। योगदान, प्रशासन में जवाबदेही निर्धारित हो गई है, नागरिक संतुष्टि में वृद्धि भी हुई है आपके सिटीजन चार्टर से, भ्रष्टाचार में भी कमी हो गई है जब जवाबदेही होगी, नागरिकों का सशक्तिकरण, नागरिक अपना फीडबैक देने लगा है, सेवा गुणवत्ता में सुधार, नागरिक शिकायत करता है अगर उसको अच्छी क्वालिटी में सेवा नहीं मिलती है तो, ठीक है। प्रशासनिक दक्षता, कम रिसोर्सेज से अधिक आउटपुट देने लगा है प्रशासन, शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण हो गया है, तो बहुत अधिक सिटीजन चार्टर से फायदे मिले हैं, ठीक। अब आता है सिटीजन चार्टर के मुख्य घटक क्या है। जब भी कोई विभाग सिटीजन चार्टर बनाता है तो सबसे पहले प्रस्तावना होता है, विभाग का उद्देश्य, कार्यक्षेत्र लिखा जाता है, फिर सेवाओं की सूची, वो विभाग कौन कौन सी सेवाएं देता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, कितनी फी ले रहा है, ये देता है, सेवा मानक, सर्विस स्टैंडर्ड, सेवा प्राप्त की समय सीमा क्या है, कितने दिनों में पासपोर्ट मिलेगा, कितने दिनों में राशन कार्ड मिलेगा, कितने दिनों में आपकी रजिस्ट्री होगी, इस सब बातों का प्रत्येक विभाग अपने अपने विभाग, जो जिस विभाग का जो काम है उसका आपको सेवा सर्विस स्टैंडर्ड बनाएगा। सेवा पहले क्या होता, अनलिमिटेड समय है, आज आप अप्लाई करें, कहो सालों वो सेवा ना मिले, अब हर सेवा का एक समय निर्धारण है। सेवा वितरण का माध्यम, सेवा कैसे प्राप्त करेंगे, जाके विभाग में प्राप्त करेंगे, ऑनलाइन आवेदन करेंगे कि वेबसाइट में जाएंगे कि सीधे किसी अधिकारी से मिलेंगे, जैसे तो आपको सेवा वितरण का माध्यम बताना पड़ेगा आरटीआई को, सिटीजन चार्टर में। आप अगर सेवा नहीं मिलता है तो किसके पास शिकायत करेंगे, शिकायत करने का तरीका क्या होगा, शिकायत की प्रक्रिया क्या होगी, आपको लिखना पड़ेगा। फिर आपका शिकायत निवारण हो गया है तो फीडबैक दीजिए, क्या आप सेवा से संतुष्ट हैं, क्या विभाग ने आपकी सेवा को समय से पूरा कर दिया, क्या आप विभाग के बारे में आपकी क्या राय है। तो इससे क्या होगा, पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में एक कम्युनिकेशन, टू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बनता है। नागरिकों कर्तव्य, लेकिन वो सिटीजन से ऑब्लिगेशन भी चाहता है सिटीजन चार्टर
कि क्या नागरिक करना चाहिए। नागरिक अनावश्यक शिकायत ना करे, नागरिक अपने कार्यक्षेत्र से बाहर की सूचना ना मांगे, नागरिक विभाग के बाहर की सूचनाएं ना मांगे, नागरिक को सूचना मिलने के बाद बार बार वो सूचना ना मांगे। ठीक है, तो नागरिक धैर्य बना के रखे, नागरिक गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करे, ये हम नागरिकों से अपेक्षाएं भी करते हैं सृजन चार्टर में। तो ये अगर पेपर में आ जाए कि आदर्श सृजन चार्टर के क्या मुख्य घटक होने चाहिए, तो आप ये घटक लिख देंगे। प्रश्न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि सृजन चार्टर और सुशासन, गुड गवर्नेंस एंड सृजन चार्टर, कि सृजन चार्टर ने गुड गवर्नेंस को बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो आपको पहले मैंने पढ़ा रखा है गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस। अब मैं गुड गवर्नेंस के बाद पढ़ाऊंगा। तो गुड गवर्नेंस की जो विशेषताएं हैं, पारदर्शिता, जवाबदेही, भागीदारी, दक्षता, कर्मचारी जिम्मेदारी, निष्पक्षता, समता, ये सब सृजन चार्टर के द्वारा पूरा होता है। जितनी मैंने बात बताई उससे क्या निकल के आया कि पारदर्शिता हो जाएगी। जब आप इतने सब सेवा मानक, शिकायत निवारण तंत्र, पारदर्शिता, जवाबदेही, सतत सुधार की समस्याएं, और आपको जनता को समय से अगर सूचना हर चीज मिलेगी, सेवाएं मिलेंगी, तो पारदर्शिता होगी, क्योंकि सृजन चार्टर तरीके बताता है कैसे कैसे आप मांगा है, तो पारदर्शिता। जवाबदेही, क्योंकि लिखा होता है जिम्मेदार अधिकारी का नाम, तो जवाबदेही निर्धारित होगी। भागीदारी, चूंकि आप फीडबैक दे रहा है सृजन, हर समस्या का फीडबैक दे रहा है, शिकायत कर रहा है, अगर उसको सूचना नहीं मिल रही है तो सूचना की शिकायत कर रहा है, अगर उसको उस स्टैंडर्ड की सेवा नहीं मिली है तो अपनी बात को IGRS में जाकर और उसके पोर्टल, विभाग के पोर्टल में जाकर, क्योंकि वहां पर फीडबैक का कॉलम है, वो टाइप करके भेज दे रहा है। तो आपका क्या हो रहा है कि भागीदारी हो जा रही है कस्टमर और गवर्नमेंट के बीच में, सृजन एंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच में भागीदारी हो रही है। दक्षता और रिजल्ट ओरिएंटेशन, जब आपकी जवाबदेही होगी, पारदर्शिता होगी और पीपुल पार्टिसिपेशन होगा, तो प्रशासन में एफिशिएंसी खुद ही आ जाएगी। कहते हैं ना, तब शासन और प्रशासन घुटनों पे आ जाएगा या अंगूठे के बल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि पता चल जाएगा कि नागरिक बिल्कुल से तैयार है अपने अधिकारों के प्रति, और निष्पक्षता एवं समता। हमारा जो सृजन चार्टर है समान रूप से सबको समान सेवा देगा, और ऐप के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से तो और भी ज्यादा समता आ गई है। उसमें एक यह भी है इंक्लूसिवनेस। हमारे सृजन चार्टर में यह भी उल्लेख हो सकता है जो समाज का सबसे पिछड़ा तबका है, चाहे दिव्यांग हो, चाहे CST हो, चाहे गरीब हो, निर्धन हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, उनके लिए अलग से भी सुविधा आ सकती है, जिसके कारण इंक्लूसिवनेस आ जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण स्पष्ट है कि सृजन चार्टर ने सुशासन को बढ़ावा दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सृजन चार्टर का पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। मेरे इस वीडियो को, मेरे इस साइट को, करियर मोटिवेशन को लाइक करिए। ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।